नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो देश में एक ऐसा समुदाय है, ऐसे लोग हैं जो हमारी सेना के पराक्रम को मैं बहुत हार्ड शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो कभी नहीं हुआ, वो अगर हमारी सेना ने करके दिखाया है, तो उसकी प्रशस्ति होनी चाहिए या उसमें कीड़े ढूंढने चाहिए। और ये कौन लोग हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही हैं, आश्चर्य होता है। पाकिस्तान में पिटने के बावजूद बेशर्म लोग, और ये पूरी दुनिया में अकेला ऐसा वाहिद देश होगा जो बुरी तरह पिटने, मार खाने के बाद भी मिठाई बाँट रहा है और विजय के जुलूस निकाल रहा है। और हमारी सेना ने जो करिश्मा किया है, जो कारनामा किया है, अभूतपूर्व था। इसके बावजूद हमारी सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। हम भूल जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया। 22 अप्रैल की पहलगाम की उस घटना के बाद सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में रद्द करके प्रधानमंत्री नई दिल्ली लौटते हैं, संकल्प व्यक्त करते हैं और ये चेतावनी देते हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और वही हुआ है। उनके 10-11 एयर बेस को तबाह कर देना, उनके एयर सिस्टम को खत्म कर देना, उनके 40 से ज्यादा अफसर और सैनिकों को मार डालना, उनके जितने भी ड्रोन और मिसाइल्स आए, यहां तक के उनके जंगी जहाज, वो भी गिराए गए और बड़ी आबादी को हम बचाने में कामयाब हुए। और सबसे बड़ी बात, अपने गेस्ट के पास जाने से पहले, ये यूएस और पाकिस्तान घबराए क्यों? क्योंकि हम सरगोधा तक पहुंच चुके थे। सरगोधा, जहां पर इनका न्यूक्लियर प्लांट है और जहां से ये न्यूक्लियर अपने जो अस्त्र हैं उनका उपयोग या दुरुपयोग करने के बारे में सोच सकते थे। वहां पर अटैक करना भारतीय सेना का, उसके बाद इनके हाथ पांव फूले। कई देशों को लगा कि अगर कुछ हो गया, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारत वहां तक भी पहुंच जाएगा। और जो ये हमेशा डर दिखाते थे कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो उस डर को हमेशा के लिए निकाल देने के लिए भारत ने इनकी नाभि पर ही अटैक किया। ये अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। ये मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने किया है। फिर भी मोदी जी को गालियां दी जा रही हैं, तो हम इस पर आज विचार करेंगे। भारत जीता है या बहुत सारे इस समुदाय के लोग कह रहे हैं कि जी जीत करके भी हम हार गए या हारा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी के रूप में सेवाएं दे चुके, और जम्मू कश्मीर ही नहीं, जियो पॉलिटिकल मामलों के भी बहुत महीन जानकार एसपी वैद्य सर। तो एसपी वैद्य जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वैद्य सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी। वैद्य सर, जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और ये हमेशा होता है जब भी हमारे देश के लिए गौरव के क्षण आते हैं, तब उसमें एक दाग लगाने की कोशिश होती है। आप इस पूरे प्रकरण को, भारत की कामयाबी को, और पाकिस्तान जो बेहूदगी इस समय कर रहा है कि मिठाई बांटी जा रही है, जश्न का माहौल, और हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो तिनके तोड़ रहे हैं, इस पर आपका कमेंट सर। ओमकार जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा बधाई से कि पूरा देश बधाई का पात्र है। पूरे देश की सेनाएं, तीनों विंग, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी बधाई के पात्र हैं। पूरे देश के साइंटिस्ट जो इस टेक्नोलॉजी
बनाने में पीछे हैं। उसमें चाहे इसरो हो, डीआरडीओ हो, HAL हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉर्पोरेशन, जो भी मैं सभी का नहीं जानकारी रखता, लेकिन जो भी साइंटिस्ट इसके इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के पीछे हैं, वो आज मुबारक के और हार्दिक शुभकामनाएं उनको और पूरे देश नमन करता है। फौजियों को भी, सेनाओं को, पैरामिलिट्री को और साइंटिस्टों को। भारत, मैं शुरुआत इससे करूंगा, हम बाद में उस मुद्दे पे आते हैं कि लोग किस तरह से फर्क नहीं करते देश और पार्टी में। देखिए, भारत की तीनों सेनाओं ने पिछले 3 दिनों वो काम किया है कि वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट कर दिया। मेरा ये मानना है कि ये सारा कुछ सिर्फ पाकिस्तान ने तो महसूस किया कि पाकिस्तान को किस तरह से घुटने पे लाया 3 दिन में, मात्र 3 दिन, जहां 3-3 साल से जंगें चल रही हैं। आपकी सेना ने, ये बहुत बड़े गर्व की बात है, मात्र 3 दिन में पाकिस्तान जो इतनी भभकियां, गीदड़ भभकियां मारता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, 1-1 किलो के बम है, घुटने पे लाया। और इनफैक्ट एज ए भारतीय, और मैं पूरा विश्वास करता हूं आपकी भी वही भावना होगी, बहुत सारे भारतीयों की वही भावना होगी। और इवन जिन्होंने ये फैसला मैं जो हमारी नेतृत्व कर रहे हैं और सीज फायर के लिए, फिलहाल रोकने के लिए, फायर रोकने के लिए थोड़ा एग्री किया है, उनकी भी भावना यही होगी कि 2-3 दिन अगर हमारी फोर्सेस को और मिलते तो इनकी हालत, जब इनको यहाँ हिट किया, इनके एयर बेसिस को, और जब इनका जो नूर खान बेस है चकलाला, रफीकी, मुरीद, सुकूर, सियालकोट, चुनिया, सरगोदा जिसकी आप बात कर रहे थे, स्कर्दू, भोलारी, भाई सारे बेसिस को जब हिट किया, और वो 10 तारीख की बात है, 10 तारीख सुबह जब किया, उस वक्त इनमें वो, उसके एक आपने देखा 7 तारीख को भारत ने आतंकी ठिकानों को हिट किया, और कितना प्रिसीजन से हिट किया उन्हीं ठिकानों को, और हेडक्वार्टर जैशे मोहम्मद का और लश्कर ए तौयबा का। इससे बढ़िया क्या डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकती है? अब मैं समझता हूँ हमारी फोर्सेस ने, और उसमें जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ की वो बता रहे थे कि 100 से ज्यादा टेररिस्ट उसमें मारे गए। अब एग्जैक्ट नंबर बॉडीज तो हमारा गिनना काम नहीं है, मारना काम है, उन्होंने कहा। बिल्कुल। बिल्कुल सही है, पता नहीं, एक एस्टिमेट के मुताबिक शायद 1001 टेररिस्ट मारे गए। खैर छोड़िए, वो पाकिस्तान गिनता रहेगा। मेरा ये कहना है कि पहले जो हमने पहलगाम इंसिडेंट का बदला लेना था और हिट करना था, तो जिन 9 ठिकानों को चुना, प्रिसीजन के साथ हिट किया, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल विक्ट्री थी। ये शायद बहुत कम देश कर सकते हैं, और कोई कोलैटरल डैमेज खास नहीं हुआ। जो पाकिस्तान दिखा रहा था कि सिविलियंस को हिट कर दिया, वो बेसिकली ये मदरसा चलाते हैं वहां, वहीं पर इनकी ये वो मस्जिद भी उधर ही है जो जैश का हेडक्वार्टर है। तो ऑब्वियसली उनको दिखाएंगे वहां, उनके बच्चे भी जो मदरसा में ट्रेनिंग लेते हैं, जो जिसको इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा, ये ओपनली डिक्लेयर करते हैं। तो वो नेचुरली अगर वो वहां रहेंगे, अगर भारत हिट करेगा तो भावलपुर में, तो उनके वो मरेंगे फिर। तो उसके बाद 10 की सुबह जब ये हिट किए, तो पाकिस्तान को लगा कि टेक्नोलॉजिकली तो हम इनको मैच नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान भागा भागा अमेरिका के कदम पांव में पड़ गया कि हमें भारत से बचाओ। उनको लगा कि ये जो इनफैक्ट रिपोर्ट्स हैं कि जो ये जो रावलपिंडी वाला एयर बेस है, नूर खान वाला, उधर और सरकोदा, वहां इनके वो जो एसेट्स हैं न्यूक्लियर, उसके भी ठिकाने हैं। और इस इनको लगा कि अब तो हम जो पाक भारत को थ्रेट देते थे
वो तो बाद में मरेंगे, रेडिएशन से पहले हम मर जाएंगे। इसीलिए आपने देखा 1-2 दिन से रिपोर्ट आ रही है, वहां अमेरिका का जहाज जो रेडिएशन कंट्रोल करने के लिए, शायद रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। और वहां इसका भी आ रहा है कि इजिप्ट का भी कोई जहाज कुछ सामान लेके आया है जो रेडिएशन से बचाता है। तो इनको लगा कि हम खुद ही मर गए। वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए खड्डा खोदो तो खुद ही भारत बाद में मरेगा, हम ही मरे। तब ये अमेरिका के कदमों में पड़े। और मुझे इनफैक्ट, अगर आपने मेरा ट्वीट देखा होगा और इंटरव्यू देखा होगा, मैंने कहा एज ए भारतीय मेरा ये था कि 2-3 दिन हमारी सेनाओं और एयरफोर्स और नेवी को और मिलने चाहिए थे, ताकि पाकिस्तान का बिल्कुल मटिया मेट हो जाता। और अगर 2 दिन और मिलते तो ये अभी ट्रंप के पांव पड़े, ये मोदी जी के पांव में पड़ते और सबके सामने पड़ते। लेकिन खैर, एक कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे ओंकार जी फैक्ट्स होते हैं जो शायद मेरी और आपकी नॉलेज में नहीं है, लेकिन जो लोग नेतृत्व देश का करते हैं उनकी नॉलेज में है। उनको बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान में रखना पड़ता है। यूएस बीच में आ गया, बहुत सारे दूसरी पावर्स आ गई, तो उनको क्योंकि न्यूक्लियर एक ऐसा थ्रेट है, तो सारी दुनिया उसमें फिर पड़ जाती है। तो ये जो 3-4 दिन की हरकत हुई है, मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी भारत ने एस्टैब्लिश की। पाकिस्तान ने कहा हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें माफ करो, और भारत से किसी तरीके, तो अमेरिका ने इनको कहा, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका कहना है कि उन्होंने इनके आर्मी चीफ और इनके प्राइम मिनिस्टर से बात की, और आर्मी चीफ को कहा कि आप भारत से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करिए। तभी उनके डीजीएमओ का सवेरे से फोन आ रहा था। फिर वो परसों 3:35 पे कॉल मटेरियलाइज हुई, हमारे डीजीएमओ ने उठाई, लेफ्टिनेंट जनरल क्या नाम है उनका, घई, उन्होंने उठाई। राजीव उसके जी। उसके बाद ये इसका उन्होंने ये सारा एस्टैब्लिश हुआ, और ये फिलहाल इसको रोकने का, लेकिन बाद में एयरफोर्स का आपने देखा हुआ आ गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। अभी हमारी तरफ से अगर इन्होंने, और मुझे इसमें मैं बताना चाहता हूँ कार्ति, सबसे सिग्निफिकेंट जो भारत का एक इस समझौते से, मतलब ये विराम फिलहाल फायर रोकने के लिए बात हुई है, उससे पहले भारत ने एक ट्वीट किया, एक स्टेटमेंट इशू किया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत सिग्निफिकेंट है ओंकार जी। मैं इसके बारे में सोच रहा था कि इससे लगता है कि भारत ने ये कंडीशन रखी। इससे ये लगता है कि भारत ने, अमेरिका जो भी मध्यस्थता कर रहा था, उसको कहा कि आप क्या इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान टेरर इंसिडेंट ना करे। तो हमारे ऊपर अगर वो हमला करेगा, हम उसको हिट करेंगे। तो ये तभी भारत ने ये स्टेटमेंट इशू किया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एक्ट ऑफ वॉर, विच मीन्स, इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है, और मैं जो पाकिस्तान की फितरत जानता हूं, पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है, लेकिन अगर वो टेरर इंसिडेंट करता है, और अगर पहलगाम या पुलवामा करता है, तो भारत रिजर्व द राइट टू हिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही टेरर इंसिडेंट करोगे, हम आपको फिर घुस के मारेंगे। तो यू हैव चेंज द ग्राउंड रूल्स, आपने जमीनी स्तर के रूल्स बदल दिए, और पाकिस्तान 10 बार सोचेगा। उसको तैयार होना है कि अगर ये भावलपुर और मुरीदके में हिट कर सकते हैं, और सरगोदा और नूर खान एयरबेस को हिट कर सकते हैं, तो ये उनका आर्मी का हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी में है, उसको भी हिट कर, इस्लामाबाद को हिट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को, मेरा ये मानना है कि अगर उनको ये इंश्योर करना है कि टेरर इंसिडेंट ना हो, तो उनको अपनी जो पॉलिसी है, जो पिछले कई सालों से जो फॉलो कर रहे हैं, कि ब्रेक इंडिया बाय 1000 कट, सॉरी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, जो जिहाद की आइडियोलॉजी उन्होंने चलाई है, जो रिलीजन को मिसयूज करके अपने लोगों को गुमराह करते हैं, गजबाए हिंद का सपना देखते हैं, भारत को तोड़ने का वो करते हैं,
उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर नहीं लाओगे तो टेरर इंसिडेंट होगा, भारत हिट करेगा तो लड़ाई लगेगी, तो आप दोबारा स्केयर टू वन उधर ही आ जाओगे। तो इस सीज फायर, सो कॉल्ड सीज फायर का कोई मतलब नहीं रहता अगर उस पॉलिसी में चेंज पाकिस्तान नहीं लाता। तो मुझे लगता है मोदी जी ने वाइस प्रेसिडेंट यूएसए और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहा है कि इनको कहिए अपना टेररिज्म वाली पॉलिसी बंद करें, तभी हम बाकी आगे बढ़ेंगे और हम तभी रुकेंगे, अदरवाइज ये इंसिडेंट करेंगे तो हम हिट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ी शिफ्ट होने वाली है। अगर पाकिस्तान सुधरता है, ठीक है, हमने मौका दिया, नहीं सुधरता है तो भारत दोबारा हिट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। वैद्य साहब, आपने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नंबर एक, आपने कहा कि देश तो 3 साल से युद्ध लड़ रहे हैं और हमने 3 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ये कैसे हुआ है अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो युद्ध नीति बनाई गई, आक्रमण की जो नीति बनाई गई और जो उनके आक्रमण थे, उनके ड्रोन ब्रिगेड ने जिस तरह की 400-500 ड्रोन दाग दिए, उनमें से केवल एक फिरोजपुर में और एक अमृतसर के किसी गांव में थोड़ा सा नुकसान पहुंचा पाया, बाकी सबको हमने हवा में मार गिराया। जो हमारा एंटी एयर सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी 6 यूनिट अलग अलग नाम से हैं, उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विमान गिराए, उनकी मिसाइलों को हमने, यहाँ तक के जो दिल्ली को हिट करने के लिए फतेह वन उन्होंने छोड़ा था, उसको सिरसा में ही मार गिराया। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक डॉक्ट्रिन बन गई है। भारत ने जो काम किया है 3 दिन के भीतर, कितना बड़ा काम किया है। उनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल पिन पॉइंट। वहीं पर जाकर के हमारी मिसाइल्स गिरी हैं। नंबर 2, 100 से ज्यादा आतंकवादी, जिनके बारे में सब अब कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा मारे गए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए। इनके 10-11 एयर बेस को हिट किया, तबाह कर दिया, वो ऑपरेशनल नहीं छोड़े हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई काम हुए हैं, क्योंकि हमें स्मृति दोष रहता है तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे पुलवामा के तुरंत बाद जो हमने स्टेप लिए थे, सिंधु जल समझौता स्थगित करना, इनके उच्चायोग के कर्मचारी अधिकारी कम करना, वीजा देना बंद, अटारी बॉर्डर बंद, जितने पाकिस्तानी थे उनको या तो डिपोर्ट कर दिया गया या उनको वापस भेज दिया गया। ये कोई मामूली स्टेप नहीं थे जो भारत ने करके दिखाए हैं। बिल्कुल ओंकार जी, देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान ने महसूस की और दुनिया ने देखी, वो ये है कि हम जहां जहां हिट करना चाहते थे वहां हिट किया। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। इसमें हमारे RAW, IB और हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस, हमारे बाकी जो भी इंटेलिजेंस इकट्ठे करने में हमारा साथ देते हैं, हमारे सोर्सेज भी हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं और एग्जैक्ट एयर बेस में क्या क्या है ये खबर देने वाले, तभी हम प्रिसाइजली हिट कर पाए। तो उनका भी बड़ा योगदान है और हमारा निशाना जहां हम चाहते थे हिट किया। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, वेयर एज ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, उन्होंने जहां जहां हिट किया उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइनीज था हमने खत्म कर दिया। हम जहां जहां हिट करने चाहते थे हमने किया। उनका हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना के ड्रोन्स, चाइना की मिसाइलें, इवन जो इनका न्यूक्लियर बम है उसमें चाइना ने इनकी मदद की है। और इस चाइना ने जो इनको जहाज दिए वो सब विफल किए। टर्की जो इनका खलीफा बनना चाहता है पूरी दुनिया में हमारे अगेंस्ट, वो भी था। हमने ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया, चाइना को मात दी। टर्की जिसने इनको ड्रोन दिए, जो ड्रोन हमारे ऊपर चले सैकड़ों, 700-800 जो भी नंबर था उनका, उसको भी मात दी।
और अमेरिका की डीप स्टेट जो इनकी मदद करती है, मैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को नहीं गिनता, लेकिन ये बात सही है कि अमेरिका की डीप स्टेट पाकिस्तान को इस्तेमाल करती है हमें फिंगरबाजी करने में। वो नहीं चाहते हैं कि भारत सुपर पावर बने, उनकी भी मात हुई है। चाइना तो चाहता ही नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन चाइना है, बिकॉज चाइना भारत को कंपिटिटर समझता है, भारत को वो बढ़ने से रोकना चाहता है और वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान को जानबूझ के सारे पैसे भी देता है और ये सारी टेक्नोलॉजी देता है, और वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करके वो कहते हैं ना चोर चोर मसेरे भाई, ये दोनों मसेरे भाई हैं। और हमारे तू उन्होंने तो ओपनली इनके फेवर में आए, उनके जब बैंग बैंग जी जो भी कौन है उनका फॉरेन मिनिस्टर, उससे हमारे एनएसए साहब ने बात की, उसने कहा कि रूबियो पाकिस्तान की है। रूबियो रूबियो हाँ, रूबियो और नहीं नहीं चाइना का तो अच्छा यांग अच्छा, वी, हाँ, वांगी। यांग वांग ही, तो उसने हम्म, कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नहीं होने देंगे। तो हमेशा वो चाइना वहां से थ्रेट देता कि हम सेकंड फ्रंट खोलेंगे। तो हम, मेरा ये मानना है इस 3 दिन में ये इतनी सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिकल वॉर में, ये रेड लेटर्स में लिखी जाएगी, गोल्डन लेटर्स में, कि पाकिस्तान को ध्वंस नहीं किया, चाइना की टेक्नोलॉजी को जीरो कर दिया मार्केट में। अब लोग भागेंगे भारत से मांगने के लिए। जब हमारा ये ब्रह्मोस गई, ब्रह्मोस ने प्रिसाइजली जब इनके एयर बेसिस हिट किए, तो आज उस पूरी दुनिया से इंक्वायरीज आ रही हैं ब्रह्मोस के बारे में। सर जी पिछले 2 दिनों में इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं, आपका पूरा अफ्रीका चाहता है कि हमें ब्रह्मोस मिले, आपका बहुत सारे कंट्रीज, आपका मैंने सुना फ्रांस ऐसा कंट्री मांग रहा है इंडिया से कुछ जानकारी आर्म्स के बारे में। कैन यू इमेजिन, एक टाइम पे वो न्यूक्लियर सबसे बड़ा वो माना जाता था, फ्रांस टेक्नोलॉजिकली एडवांस कितना माना जाता, वो जैसे कंट्री, वेस्ट मतलब वेस्ट का हार्ट है वो। तो ये 3 दिन ये हमारी सेनाओं ने और साइंटिस्टों ने और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिखाया। और इसके बाद अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, मैं समझता हूं वो देश के खिलाफ है, वो देशभक्त नहीं है, और वो फर्क नहीं करता है देश में और रूलिंग पार्टी में। आपको बीजेपी को गालियां देनी है, मोदी जी को देनी है, दीजिए भाई। राजनाथ सिंह जी आपको अच्छे नहीं लगते, दीजिए, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को और हमारी साइंटिस्ट को और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वो आपकी भी हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी की थोड़ी है। कल आप हुकूमत जीतेंगे, आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे क्या? तो आपको कोई हक नहीं बनता देश के खिलाफ। और आपके यही स्टेटमेंट उनके जो डीजीएमओ था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके स्टेटमेंट दिखाए कि ये क्या बोल रहे हैं। खैर उसको हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिश्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए शायद ये सरप्राइज होगा, लेकिन इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, यहाँ क्रिटिसिज्म एक दूसरे के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हर आदमी को बोलने की इजाजत है, कुछ भी बोल सकता है। तो लेकिन ये इन लोगों को मैं समझता हूं खुद संयम बरतना चाहिए और अपने देश के खिलाफ इस तरह अपनी फोर्सेस के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ, कुछ लोग जो देशद्रोही स्टेटमेंट देते हैं उनको तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए वो जो क्या नाम है जो हमारा गवर्नर होता था, मोदी जी ने 3 स्टेट का गवर्नर बनाया, 4 स्टेट का, क्या नाम है उसका, मलिक, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। क्या बकवास कर, मुझे बताइए ऐसे आदमी को मैं क्या बोलूं। अब वो उम्र में मेरे से शायद बड़ा होगा, मैं क्या बोलूं। आपका अपने जाति, अपने मफाद के लिए आप क्या क्या बकवास करे जा रहे हो, मोदी जी के खिलाफ गालियां देते हो, देश के खिलाफ। आपको चार चार 5 स्टेट का गवर्नर बनाया इसी मोदी जी ने, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मरो सतपाल मलिक। बिल्कुल जी सर, मैं एक इस पे टिप्पणी चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि पंजाब हमेशा सेफ रहा है, पंजाब पर अटैक नहीं हुए हैं।
पहली बार सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर, जैश के, लश्कर के जो हेडक्वार्टर हैं उनको हिट किया गया। और इतना ही नहीं, पंजाब के ही 5 एयर बेस को तबाह किया गया है। और सरगोदा, जहां से इनके न्यूक्लियर हथियारों को अगर ये यूज या मिसयूज करना चाहें तो वहां से करें। और एक नीचे दक्षिण में है, वहां से भी न्यूक्लियर वेपन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको हिट किया गया है। इनकी हमेशा के लिए हैकड़ी निकाल करके रख दी भारत ने और मोदी बिल्कुल, सरकार ने, हमारी सेनाओं ने। ये जो ब्लैकमेल बिल्कुल, करते थे कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, वो हमेशा के लिए खत्म। बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म। हेकड़ी निकाल दी, आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया। और भागलपुर डीप इनसाइड है, 100 किलोमीटर अंदर है, 100 किलोमीटर अंदर। ये सोचते थे कि भागलपुर में हम सेफ हैं, मुरीद के में हम सेफ हैं। ये सोचते थे कि हमारा जो रावलपिंडी है, वहाँ हिंदुस्तान, रावलपिंडी, रावलपिंडी में रावलपिंडी जो जाकर के। इनकी आर्मी का हेडक्वार्टर है, ये सोचते थे यस। वहां कोई नहीं हिट कर सकता, हम सेफ हैं। इस्लामाबाद, इनका एज डीप एज पंजाब के जो जितने बड़े बड़े शहर थे, उन सबको, लाहौर को, उनको और सबको हिट ऊपर, किया। ऊपर स्कार्दू, ऊपर स्कार्दू स्कार्दू, को। तो इससे सरगोदा, इससे ये है कि आप जो मोदी जी ने कहा कि घर में घुस के मारेंगे, वो दिखाया। मैं समझता हूं भारत की फौजों ने वो दिखाया कि हम कोई जगह को नहीं छोड़ेंगे जहां आप छुप कर बच सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ओंकार जी मैं कहना चाहता हूं, वो होता ना डर। डर, वो इनके दिमाग में डाल दिया कि हरामजादो, अगर तुम कहीं भी छुपोगे, हम तुमको वहां जाके, तो ये जो पहले यहां करते थे कि हम हर एक को ये सुइसाइडल अटैक, जब अगर आपको याद होगा 99 में कारगिल वार के बाद करते थे, तो हमें हर कैंप को प्रोटेक्ट करना पड़ता था। इनको अब ये मैसेज चला गया, अब ये बाहर निकलते हुए 10 बार सोचेंगे कि हमें कहीं भी कोई हिट कर सकता है। इंडिया का इतना, इंडियन आर्म फोर्सेस का स्ट्रांग लॉन्ग आर्म है कि वो आपको मिसाइल से वहां उठा उड़ा देगा जहां भी जाके छुपोगे। तो मैं समझता हूं ये जो डर का जो एलिमेंट है वो इनके दिमाग में डाल दिया, चाहे वो इनका प्राइम मिनिस्टर होगा, चाहे इनका आर्मी चीफ होगा या एयर चीफ होगा, सबको ये डर सताएगा, रात को नींद नहीं आएगी कि भारत कब हिट कर। एक आखिरी टिप्पणी मैं इस पे चाहूंगा सर। 7 तारीख को हमने इनके वो 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसमें सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। और इसके अगले दिन 8 तारीख की सुबह जब ब्रीफिंग हुई तो हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो टारगेट था, जो ध्येय था, वो हम पूरा कर चुके हैं। अब अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की हिमाकत करी तो हम उसका जवाब देंगे। हमारा ऑपरेशन वहां खत्म हो गया था, उद्देश्य खत्म हो गया था। लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान ने हम पर अटैक किए, और एक दिन नहीं किए, लगातार 3 दिन तक उसने ये हिमाकत की, हमारे नागरिक ठिकानों को उन्होंने जो है वो टारगेट किया, हमारे धर्म स्थलों को टारगेट किया, हमारे एयर बेस को भी टारगेट करने की कोशिश की। उसके बाद फिर ये युद्ध की स्थिति पैदा हुई। लेकिन ये चीज कहां से आ गई कि साहब पीओके नहीं लिया, और पीओके की तो बात ही नहीं थी इस बार। केवल आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना था, वो हम कर चुके थे। तो ये पीओके कहां से पैदा हो गया? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीओके की तो इस पर्टिकुलर स्टेज पे पीओके की कोई बात नहीं है। हम देखो, जो हालत पाकिस्तान की अंदरूनी हालत है, ये खुद ही टूट जाएगा। और उस वक्त ये खुद आपसे दुआएं करेंगे कि हमें अपने साथ मिला लो। पीओके भी कहेगा, आपका बलोचिस्तान आज़ादी चाहता है, आपका केपीके आज़ादी चाहता है, सिंध आज़ादी चाहता है, सिंधु देश बनना चाहता है। इनका सिर्फ पंजाब ही रह जाएगा। तो पीओके इस वक्त, ये जो ये जो झड़प हुई है, ये अगर आपको याद होगा, ये बेसिकली पहलगाम अटैक के बाद ही शुरू हुई है। तो हमारा मकसद था
बदला लेना और इन जो आतंकी ठिकाने हैं उनको हिट करना, और वो हमने 7 तारीख सुबह को अच्छी तरह से उनको टारगेट करके, और वो भी मुरीद के और भावलपुर जैसे स्टेशंस को हिट करना, जिसका मैं पिछले 30 सालों से सुनता आया हूँ हर इंटेरोगेशन में कि हम वहाँ ट्रेनिंग लिए। तो मैं सोचता था पता नहीं क्या बला है मुरीद के और भावलपुर। तो भावलपुर भी, ये जो अजहर मसूद है, इसका मुझे तो पर्सनल एनकाउंटर है, आप जानते हैं। तो ये जिस तरह से मैंने उसकी पिक्चरें देखी, जिस तरह से उसको पूरी तरह से डैमेज किया है, वहाँ 3 मिसाइलें लगी हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक रहा पीओके का सवाल, पीओके आएगा, आप बिना उसके परेशानी के रहें, कोई ऐसी बात नहीं। वक्त जब 4-5 टुकड़े होंगे, ऑटोमेटिकली पीओके आपका हिस्सा। इसीलिए भारत ने कहा अगर बात करनी है, हम 2 ही मुद्दों पे बात करेंगे कि आप हमारा जो चोरी से जेएंडके का हिस्सा आपने पीओके लिया है, उसको वापस करने की बात हम कर सकते हैं, या किसी टेररिस्ट को आपने हैंड ओवर करना, उसके बारे में बात कर सकते हैं। बाकी और कोई बात हम आपसे नहीं करें। और अब तो हमने घोषणा कर दी है कि इनकी तरफ से एक भी आतंकवादी वारदात को युद्ध की तरह हम लेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी मैं जी। समझता हूँ दैट हैज चेंज्ड ग्राउंड रूल्स। अब पाकिस्तान 10 बार सोचेगा बड़ी घटना करने से पहले। वैद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकालने के लिए और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू नमस्कार, सर। और आपको और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। भगवान आपको सुरक्षित रखे, अपनी घेरे में ले, सुरक्षा के घेरे में आप। ये जय श्री राम। जय श्री राम।